पार्ट है 6 मार्क का चैप्टर, बहुत बेसिक चैप्टर है। अभी तक जितना हम लोग पढ़ाई किया सब इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई किया। इंडिया एग्रीकल्चर सिस्टम कैसा है, इंडिया में पॉवर्टी कैसा है, समझ में आया आप लोग को। और उसके बाद तुम्हारा क्या है, एम्प्लॉयमेंट सिस्टम कैसा है। ठीक है, 9-10 बार होगा उपाय के आपके पास में, और ठीक है 9 मोर टू गो। ठीक है, समझ में आया आप लोग को। तो ये सब कंडीशन पढ़ा अपन। अब अपन कंपेयर करेगा टू द मोस्ट नेबरिंग कंट्रीज इन इंडिया, फ्रॉम इंडिया बेसिकली। 2 कंट्री है, क्या क्या है, पाकिस्तान और चाइना। तीनों का इंडिपेंडेंस जो है ऑलमोस्ट सेम टाइम में हुआ। ठीक है, इनफैक्ट चाइना का सबसे इंडिपेंडेंस सबसे लेट ही हुआ है। बट अभी अगर डेवलपमेंट स्केल में अगर हम लोग देखें तो चाइना सबसे आगे हर चीज में। ठीक है, टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट, वायरस स्प्रेडिंग, सब में। ठीक है, सब में आगे। ठीक है, ठीक है ना उसको। तो अभी क्या है, अपना कंपेयर करना तीनों चीजों को। कैसे कंपेयर करेगा, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस वगैरह जो है वो सब डेटा याद नहीं करना है आप लोग को। मेजर चीज जो है इसमें क्वेश्चंस कैसा पूछता है समझो बात को। पहला बात, इंडिया का ज्यादा देखो फोकस नहीं रहता है इसमें। ठीक है, एक तुम्हारा कौन सा बेसिस में अपन कंपेयर कर रहा है वो वाला पार्ट। नंबर 2 मेन चीज जो है इकोनॉमिक पॉलिसीज वाला पार्ट, जो इकोनॉमिक कंडीशंस था, इकोनॉमिक पॉलिसीज था वो वाला पार्ट। चाइना ने क्या यूज किया ताकि वो चाइना को एडवांटेज मिला, पाकिस्तान ने क्या यूज किया वो वाला पार्ट अपने को पढ़ना है। ठीक है, एक पार्ट ये है। ठीक है, नंबर 2 है कुछ क्वेश्चन स्पेशली दिया होता है, कुछ पता 1 चाइल्ड पॉलिसी। ठीक है, इस टाइप की पॉलिसीज किसी किसी कंट्री ने अडॉप्ट किया था। ये सब पार्ट बहुत फेमस पार्ट है जो कि आपको करना है। एक हो गया आपका क्या, इकोनॉमिक वाला पार्ट। नंबर 2 मैंने क्या बोला, क्वेश्चन वाला पार्ट। नंबर 3 जो है वो एनालिसिस वाला क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा कंट्री बेटर कर रहा है, क्यों कर रहा है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। क्योंकि इसमें इस चैप्टर में बहुत डेटा है तो आपको डेटा याद नहीं करना। इट इज नॉट फंडामेंटली पॉसिबल दैट यू रिमेंबर द डेटा, बट व्हाट यू कैन बी आस्क्ड इज कि आपका जो है एग्जांपल एचडीआई के बारे में बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स। इसमें क्या बहुत कुछ चीज ऐसा टर्म्स है जो कि आपको जानना जरूरी है वैसे रियल लाइफ। नो डाउट कि एग्जाम में अगर हम लोग बात करें तो वो सब पार्ट इतना स्पेसिफिकली नहीं पूछता, बट अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात करें कि देश में जो इंसान है उसका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, तो सबसे अच्छा कहां पे है वो चाइना में बोलता है एज पर द एचडीआई इंडेक्स। ठीक है, तो ये सब देश का कंपैरिजन होता है, इंडिया कैसा कर रहा है क्या नहीं कर रहा। अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है कि हाउ इज द इंडियाज कंट्री शेपिंग अप, कैपिटलाइजेशन कितना अच्छा है कितना खराब है, सब इंडिया जो है आप देखोगे धीरे धीरे क्या कर रहा है, डेमोक्रेटिक कंडीशन धीरे धीरे कैपिटलाइजेशन सिस्टम में जा रहा है। बिगर जो पावर हाउसेज है, ठीक है, वो लोग टेक ओवर कर रहा है बिजनेस को बहुत सारा। तो दिस इज शोइंग टुवर्ड्स अ ट्रेंड। देखो गवर्नमेंट की वजह से होता है, हर गवर्नमेंट एक पॉलिसी होता है, फिलोसफी होता है, राइट। ये गवर्नमेंट का फिलोसफी क्या है आपका, टुवर्ड्स कैपिटलाइजेशन। ठीक है, सीम्स लाइक। ठीक है, तो इसका एक अलग इफेक्ट होता है, इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी होता है। तो इस तरीके से हर एक कंट्री का कुछ कुछ पैरामीटर्स होता है। आपको अपॉर्चुनिटीज कितना मिल रहा है, आपका लिटरेसी रेट कैसा है, आपका मेडिकल सिचुएशन कैसा है, मेडिकल कंडीशन कैसा है। और इंडिया का समझ में आया अभी फिलहाल कि इंडिया का मेडिकल सिस्टम को कितना इंप्रूव करना जरूरी है। देश का कितना पोर्शन अपन जीडीपी जो है एजुकेशन में स्पेंड करता है, कितना अपन हेल्थ में स्पेंड करता है, उसके हिसाब से कलेक्टिवली समझ में आता है कि कंट्री कैसा परफॉर्म कर रहा है, कि कंट्री में लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। ठीक है, बहुत सारी चीज ऐसा जहां पे अपन लैक करता है। ठीक है, वो चीजों को अपने को देखना है, वहीं पे अपना डेवलपमेंटल स्टेटस बनता है। इट इज अफोर्डेबल टू एवरीबॉडी। समझ में आया आप लोग को, क्लियर है वाला चीज को। तो ये सब पार्ट अपने को कंपेयर करना है कि कौन सा कंट्री बेटर कर रहा है, क्या कर रहा है, ये आपको जानना है। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछे कि डेटा दे दिया आप लोग को और बोले कि एनालाइज करो डिफरेंट सिचुएशन को, तो आप सारा डेटा को प्रॉपर्ली लिखो। मतलब ये सब क्या है ना, जैसे अभी फुल टॉस मिला ना, जितना लंबा 6 मार्क्स था उतना लंबा मारो। समझ रहे बात को आप लोग, जितना लंबा 6 मार्क्स उतना लंबा, क्योंकि ये सब में क्या आपको अगर आधा मार्क भी काट रहा है आपका गलती है। जाना हुआ आंसर में अगर आपको वो आधा मार्क काट लेता है आपसे तो आपको गलती है। नहीं आता एक मार्क गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें एकदम चांस लिखो, डेटा फिगर लिखो कि ऐसा अच्छा कर रहा है, ये परफॉर्म कर रहा है, इंडिया स्टैंड इन सेकंड पोजीशन। जनरली अगर हम देखें तो चाइना जनरली सारा केसेस में क्या हुआ है वो, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन में रहेगा। जिसका भी फोन बज रहा है वो साइलेंट करो। ठीक है, पहला पोजीशन में रहेगा, सेकंड में जनरली इंडिया रहता है, थर्ड में जनरली पाकिस्तान रहता है। तो ये है, बट ऐसा नहीं डेटा लिखे ही नहीं, ये पता ही है। ठीक है, वो नहीं, ठीक है, देख लो थोड़ा सा। और एसडीआई में कौन सा रैंक में स्टैंड करते हैं ये अगर हो सके तो दिमाग में सेट कर लेना आप। ठीक है, आओ। हाँ जी सर। तो जो जैसे बहुत एक बच्चा अगर होता है ना चाइना में, तो बहुत सारा पर्क्स वगैरह मिलता है कि जैसे तुम्हारा एजुकेशन में बहुत सारा फंडिंग मिलता है, जॉब सिक्योरिटी ये सब मिलता है। जैसे सेकंड चाइल्ड होता है, ट्विंस में शायद ये प्रोविजन उतना अप्लाई नहीं करता जहां तक वो, बट अगर 2 बच्चा करता है तो एक तो पहला बात आपको बेनिफिट नहीं मिलता, एक ही जन को मिलता है, दूसरा को मिलिट्री में सर्विस देना पड़ता है। तो बेसिकली आपको एक बच्चा को कुर्बान करना पड़ता है। दूसरा अगर हुआ
तो आपको मिलिट्री में सर्विस देना पड़ता है, उसको पर्क्स नहीं मिलेगा, उसको काफी सारा बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब उसको जैसे बहुत सारा चाइनीज गवर्नमेंट जो बेनिफिट देता है ना, वो बहुत सारा गवर्नमेंट तुम्हारा उसको सब बेनिफिट है, मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन वाला पार्ट, इस सब में हेल्प नहीं मिलता है। तब हो सकता है तो कंट्रोल के बाहर होना, ठीक है, उपाय नहीं मतलब कंट्रोल तो चलो टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। हाँ मतलब उसके बाद भी तो श्योरिटी नहीं है ना। आओ सर, आओ आप लोग इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपको पता है क्या? इंडिया, नेबरिंग कंट्रीज, बहुत सारा ऐसा पार्ट लिखा हुआ है, सब आपको पढ़ना है? नहीं। आओ स्ट्रेट आउट दिया, डेवलपमेंटल पार्ट ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान कर लो उसको। इंडिया एंड चाइना लिखा हुआ है आप लोग खाली, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान कर लो उसको। इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान तीनों के बीच में क्या कंपैरिजन है, ये वाला पार्ट अपन देखता है, ठीक है। पहला क्या लिखा है? इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना may have the similarities in the developmental strategies. All the three nations started its developmental process at the same time. ठीक है, सेम टाइम में तीनों का तीनों कंट्रीज ने स्टार्ट किया था। नंबर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ आपका? इंडिपेंडेंस मोटा मोटी सबका कब, इंडिया में कब हुआ? 1947। फिर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको चाइना बोलता है, सब ट्रू नेम क्या है या कंप्लीट नेम क्या? ट्रू नेम, कंप्लीट नेम क्या है? पीपल्स रिपब्लिक चाइना, पीआरसी। इसे कब हुआ था? 1949, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? इंडिया अनाउंस द फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब? एंड चाइना ने कब किया? 1953। इंडिया एंड पाकिस्तान क्या हुआ आपका, और पाकिस्तान ने कब किया? 1956 में, ठीक है। इंडिया एंड पाकिस्तान हैड सिमिलर स्ट्रेटजीज क्रिएटिंग लार्ज पब्लिक सेक्टर एंड स्पेंडिंग ऑन सोशल डेवलपमेंट टिल 1980s तक। ऑलमोस्ट तीनों कंट्री 1980s तक तीनों कंट्री जो ऑलमोस्ट सिमिलर ग्रोथ रेट था, और उसके बाद आपको पता ही है कि कौन सा कंट्री बहुत आगे बढ़ गया। मेनली आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था ना, उसको लेने का मैं आपको उस दिन बता ना, आप लोगों हर एक कंट्री जो एक स्ट्रैटेजी होता है, ग्रोथ स्ट्रैटेजी, वो कंट्री अगर अडॉप्ट करे तो वो चीज चल गया तो वो कंट्री डेवलप करना। फॉर एग्जांपल पहले एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर अच्छा कर रहा है वो कंट्री डेवलप कर रहा है, ठीक है। फिर आया आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्री में जो डेवलप कर रहा है कंट्री वो अच्छा काम कर रहा है। फिर आया आपका ऑयल बेस्ड, ऑयल वाला कंट्री, गल्फ कंट्रीज, अरब अरब ऐसे तो तुम्हारा चलो डीजल बेसिस सब तुम्हारा जो क्रूड ऑयल वगैरह था वो आया। फिर आया आईटी, अब आईटी एंड इन्फॉर्मेशन, एआई हो गया। तो नेक्स्ट फ्यूचर है एआई का बारे में, एआई इन्फॉर्मेशन किसके पास में है वो सब, ठीक है। तो इस तरह का अब नेक्स्ट क्या कुछ और चीज, रोबोटिक्स हो सकता है नेक्स्ट, मे बी रोबोटिक्स हो सकता है नेक्स्ट फ्यूचर, तो रोबोटिक्स में वर्क कर रहा है, बिकॉज जैसे ना 2050 का सारा कुछ रोबोटाइज हो जाएगा, सब कुछ आपका जो है, ठीक है। अब सुनो, एनालिसिस ऑफ चाइनाज इकोनॉमी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला पार्ट, ठीक है, एक बार रीड कर लो। ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन एंड ग्रोथ वाला पार्ट रीड करना है क्या आप लोग को? ये सब बस कितना ज्योग्राफिकल एरिया है, पाकिस्तान का कितना पॉपुलेशन है, हाईएस्ट पॉपुलेशन को पता चाइना का, टेंशन नहीं, इंडिया क्रॉस करेगा, ठीक है। इसको बड़ा पता है, सारा प्लानिंग यही करके निकालेगा, ठीक है। समझ में आया आप लोग? तो तुम तो नहीं करेगा ना, मुश्किल है बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन, ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकते अपन यहाँ पे, दिक्कत हो जाएगा फिर, ठीक है। हम सुनो, ये अपना बिजनेस है क्या, ठीक है। सुनो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला पार्ट दीदी, वो दीदी कितना बार पानी का बोल काम उधर रख दो। हाँ सुनो, समझ में आया? ये वाला पार्ट में देख लो, सिर्फ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला पार्ट में रीड कर लो, ठीक है। ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ वाला पार्ट मत करो, हो जाएगा, ठीक है। तो करो इकोनॉमी वाला पोर्शन को करो, क्या स्टार मार्क, ये है इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें कुछ कुछ करेक्शन वाला पार्ट भी था जो लोग आपको करना था, सबका किया हुआ करेक्शंस। ग्रेट लीप फॉरवर्ड से पार्ट किया हुआ ना आपका, ठीक है, करेक्ट किया हुआ। इस चैप्टर में थोड़े करेक्शंस है, प्लीज कर लेना, नहीं तो गलत सलत पढ़ लेगा तो हो गया, ठीक है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड, सुनो, ऐसा क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज चाइना ने यूज किया ताकि चाइना को एज मिला ओवर दी अदर कंट्रीज? क्यों चाइना अभी डेवलप हुआ, उसे कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज है जो अपने पढ़ना है। नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? ग्रेट लीप फॉरवर्ड। मैंने बोला ना आपको, अगर कोई भी कंट्री को थोड़ा सा आगे जाने का है तो उसको ऐसा कुछ पॉलिसी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि उसका एक एज बन जाए। और अभी सबसे बड़ा चाइना का एज क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसको पता है, सारा कंट्री जानता है, चाहे कैसा ही टेंशन का माहौल हो, चाहे कोई भी रिलेशन हो चाइना के साथ में, बट एवरी कंट्री नोज कि हम लोग को चाइना के बिना काम होगा ही नहीं अपना, बिकॉज दे आर सो गुड एंड द कॉस्ट इन विच दे प्रोड्यूस इज इम्पॉसिबल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बैटरीज है, अभी फ्यूचर लिथियम आयन बैटरीज है, लिथियम से ज्यादा कहां मिलता है? समझ रहे आप? जो चीज फ्यूचर आने वाला है उसका प्रेजेंट अभी उसके पास में है,
तो इफ यू थिंक कि हम लोग पूरा आराम से बॉयकॉट करें, इट्स नॉट इवन पॉसिबल। उसका सबसे बड़ा एज क्यों किया? क्योंकि उन्होंने उस समय वर्क किया इंडस्ट्रियलाइजेशन में जब बाकी कंट्रीज इतना वर्क नहीं कर रहा। दिस इज नोन एज ग्रेट लीप फॉरवर्ड। आपने क्या किया? अपने आप को लीप फॉरवर्ड कर लिया, ठीक है। इसका एडवांटेज आपको मिलता रहता है बाद में जाके, ठीक है। क्लियर है? आपको समझ में आया? समझ में आया कि आपको नॉर्मल से नोट्स लिखवा रहा है अभी, अगर आप लोग को बुक शेल्फ्स मिलने लगे तो आप लोग के लिए इजी हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो, आपका जितना नोट्स अपडेट होता है, जितना अच्छा लगता है आपका बुक्स, उतना आपके लिए बेनिफिट होता है, ठीक है। तो इट्स लाइक आप अपनी तरफ से क्या कर रहे हो, आगे वर्क कर रहे हो थोड़ा सा, या फिर सॉफ्ट जैसे आप क्या होता है ई कॉपीज या ई नोट्स आप रेडी कर रहे हो ताकि और इंटरेक्टिव हो जाए। तो इस तरीके से क्या, जितना आप आगे बढ़ोगे एक पर्टिकुलर चीज में, उतना आपको अपने कॉम्पिटिशन से आगे मिलने का मौका मिलेगा। यही है ग्रेट लीप फॉरवर्ड। क्या लिखा हुआ देखो एक बार। In 1958, a campaign was initiated by, ठीक है, माओ जेडोंग to modernize, ठीक है, to modernize क्या, China's economy. The aim of the campaign was to transform agrarian economy into a modern economy through the process of rapid what? Industrialization. अब अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन को फोकस कर रहे हैं, हर चीज अच्छा ही होगा क्या? एग्रीकल्चर को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हैं, और इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इन रूरल एरियाज कम्यून्स वर स्टार्टेड, मतलब क्या, ग्रुप्स, community were started under this period, collectively cultivated the land. During the GLF campaign, severe drought, severe कर लेना इसको, हाँ, E होगा, हाँ, SEVERE, severe drought caused havoc in China, killing about 30 million people. क्योंकि लोग बाग खेती करने लगे, ज्यादा से लोग इंडस्ट्रीज बैलेंस आउट हुआ नहीं, इसकी वजह से क्या हुआ, देश में फमाइंस वगैरह जो है बहुत सारा आ गया था। नहीं ठीक है, वो नहीं किया, वो करो बहुत करती है, 2 चैप्टर से ये सबसे ज्यादा करती है। हाँ 2 चैप्टर की टाइप करती है, चलेगा। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ, नेक्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। नंबर 2 क्या लिखा देखो, ग्रेट प्लुरैलिटी कल्चर रेवोल्यूशन से समझना बात है। मैंने आपको क्या बोला, जो लोग रूल कर रहा था वो लोग अपना पार्टी भी बनाए, कम्युनिस्ट पार्टी बनाया, ऐसे रूल कर रहा है वो लोग, ठीक है। ये चीज लोगों को पता था। आप अगर नोटिस करो, मोदी जी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है, मानो या ना मानो, बिकॉज ऑफ द यूथ द एंटायर गेम चेंजेस नाउ, ठीक है। ये जो चाइनीज गवर्नमेंट जो था उस समय का, उसको समझ में आ गया। वो लोग बोला कि हम लोग 5 साल मेहनत करेगा, ठीक है, प्रॉपर्ली मेहनत किया, 5 साल बाद में कोई और गवर्नमेंट आ गया, सारा क्रेडिट कौन खाएगा? जितना भी पॉलिसीज अभी बनाया था, जीएसटी बोलो, सारा रिफॉर्म्स जो बोलो, सब कुछ जो पॉलिसीज है, कौन किसका बनाया, किसका डिजाइन किया था? कांग्रेस पार्टी का बनाया हुआ था। इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, सबसे फायदा कौन ले रहा है? इतना सारा प्रोजेक्ट्स वगैरह, स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, इंफ्रा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो था सब होल्ड में था। मैं मानता हूं कि इफेक्टिव गवर्नेंस की वजह से उन्होंने अच्छा इंप्लीमेंटेशन किया, बट अल्टीमेटली इतना मेहनत करने के बाद बेनिफिट किसको मिला? दैट इज द बेनिफिट। तो ये चाइनीज गवर्नमेंट को पता था पहले से कि अगर मैंने कुछ मेहनत किया 5 साल में, पहला बात तो चाइना को चेंज नहीं कर सकता। दूसरा, अगर मैंने मेहनत किया और गवर्नमेंट कोई और आ गया, सारा मेहनत खत्म, वो अपना पॉलिसीज लगाएगा, वो अपना प्रिंसिपल्स लगाएगा, राइट, ठीक है। तो ये ना हो इसलिए उन्होंने ये चीज लाया कि उन्होंने यूथ को अपने टीम में लेके आया। उन्होंने बोला कि यूथ के वजह से, अभी एग्जाम्पल एजुकेशन में मैंने डाल दिया कि हमारा गवर्नमेंट कितना अच्छा है, हमने कितना कुछ किया, तो तुम्हारा दिमाग से माइंडसेट चलेगा तो और नहीं भी अच्छा ही है, अच्छा है, अच्छा अच्छा है, अपन कनेक्ट कर पा रहे हैं उनसे, समझ पा रहा है तुम्हारी चीज को। उस तरीके से डेवलपमेंट किया कि उतना भक्ति डेवलप कर लिया, और हर एक फील्ड में भक्ति है। देखो सीधा बात है, अगर आपको ऐसा लगे भैया अगर मेरे बारे में कुछ बोल दिया आपको एंड यू कैन फाइट, दैट मींस आई हैव डन समथिंग इन योर हेड, सिंपल सा बात है सर। उस तरीके से गवर्नमेंट ने भी वही किया कि दे क्रिएटेड रेड गार्ड्स बोल के है, मतलब क्या टीम, जैसे आज बीटीएस के बारे में सुना आप लोगों ने, दे क्रिएट देमसेल्फ एज आर्मी पीपल। आप बीटीएस आर्मी के खिलाफ कुछ भी बोल दो, बीटीएस के खिलाफ तो आर्मी विल फाइट फॉर यू, राइट। तो दैट इज सम कलेक्टिव थिंग। वो क्या होता है, आर्मी बोलते हैं क्या हो रहा है, एकदम ऐसा लगता है कि भाई हम तो वही बिलोंग करता है, तो यू विल नॉट स्टैंड अ वर्ड इवन दो वो गलत है, सही है, डोंट इवन केयर समटाइम्स, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने किया कि अपना टीम में यूथ को ज्वाइन करा लिया ताकि वो लोग कभी अगेंस्ट जाए नहीं, और अगर यूथ सपोर्ट आ गया आपके पास में, नेक्स्ट जनरेशन का सपोर्ट आपके पास में आ गया, तो यू आर बाउंड टू विन इलेक्शंस, राइट। तो इस तरीके से, और जिसको मतलब आप बाजी से ये कर जो गवर्नमेंट चला रहा है, दूसरा गवर्नमेंट तो ये भी चला रहा है, ये डिफेंडिंग पार्टी है, इसके अगेंस्ट बैशिंग होगा, ठीक है, और अल्टीमेटली क्या करेगा आपका, समझ में आया। तो ये ऐसा देखो गवर्नमेंट का स्मार्टनेस देखो, वो बंदा जो भी बोलो आप, वो आज का प्लानिंग तो किया ही किया, साथ में वो आगे 5 साल का प्लानिंग, 10 साल का प्लानिंग भी करके रखा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ देखो, ये बात रीड कर लेगा आप लोग, ये बात रीड कर लेगा, एक बार पॉइंट्स डिस्कस करेगा उसके बाद आप लोग कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ देखो, रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया गया था, एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट, पब्लिक सेक्टर को डेवलप किया, ये सब पॉलिसीज जो है नॉर्मल जो पॉलिसीज था, रिफॉर्म्स वगैरह वो सब इंट्रोड्यूस
किया गया था। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ देखो तो, डुअल प्राइसिंग रिफॉर्म्स। अब देखो जो चीज जरूरत का है, जो चीज जरूरत का है उसका प्राइसिंग गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि भैया इससे ऊपर तो नहीं बेच सकता है, फिक्स कर दिया ताकि सबको एक्सेसिबल हो जाए। देश में क्या था, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री को डेवलप कैसे करेगा, सबको एक्सेसिबल कर दो, इतना सस्ता करो सामान को ताकि किसी को भी बनाने में इतना डर नहीं लगे। आज अगर मैं बोलो कि तुमको ना एक पूरा आईफोन को तोड़ के खोल के पूरा बनाना वापस, तुमको डर लगेगा कि भैया इतना महंगा, कैसे उसको अनबॉक्सिंग करें, कैसे, अरे भाई तुमको फोन को गिराने में डर लगता है। बट अगर मैंने तुमको बोला कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, लो टेक जो करना करो, खोलो, जितना तुम ओपन कर सकते हो, जितना इंजीनियरिंग कर सकते कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इफ आई प्रोवाइड यू द टेक इन अ वेरी लो कॉस्ट, तो यू व्हाट हैपेंस, हां ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं बना लेगा, कितना लॉस हो जाएगा कोई बात नहीं। तो वो माइंडसेट क्रिएट है। वो कैसे हुआ, जब प्राइसिंग को कंट्रोल कर दिया। प्राइसिंग किसने कंट्रोल किया, गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर दिया। बाकी सामान का मार्केट प्राइस में चलो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो एसेंशियल्स है जिसको डेवलप करना जरूरी है उसका गवर्नमेंट ने प्राइस क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। गवर्नमेंट बोला कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने पॉकेट से देखो रुपया देगा, कोई टेंशन नहीं है, बट इसको आज डेवलप करना जरूरी है। एंड लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो देश में भी, इंडिया में भी है, कोई एक पर्टिकुलर एरिया में डेवलपमेंट करने के लिए, एक्सपोर्ट्स वगैरह को बढ़ाने के लिए यू कंसीडर सर्टेन एरियाज एज एसईजेड्स बोल के। वहां क्या होता है, गवर्नमेंट आपको काफी सारे टैक्स बेनिफिट्स देता है, ठीक है, काफी टैक्स बेनिफिट्स देता है, आपको काफी सारा सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करता है ताकि वो एरिया डेवलप हो सके। इस तरह से गवर्नमेंट क्या करता है, कोई पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करता है पूरा देश में, ताकि एज अ होल होलसमनेस हो, पूरा कंट्री में डेवलपमेंट हो, और कुछ एरिया जो आपको लगता है कि अंडर पोटेंशियली परफॉर्म कर रहा है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एग्जाम में पूछता भी है, इसका स्पेसिफिक पॉइंट्स भी पूछता है आपको कभी कभी, ठीक है, तो आपको दिमाग में रहना, ठीक है, इसलिए मैंने तो आपको बता दिया है प्रॉपर्ली, ठीक है। एक बार आप ये पांचों पॉइंट को याद कर लो। अब चीजें इतना टफ है भी नहीं, वैसे तो चैप्टर बहुत इजी है, एक बार ये पार्ट को रीड। अब हम लोग बात करेंगे सबसे प्रिय कंट्री के, तो पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये कंप्लीट नहीं हुआ था, कौन सा, इसका एक नहीं है सर, तो पाकिस्तान डिस्कस करेगा ना, अलग भांग पी के रखा है कोई लोग, ठीक है। पाकिस्तान के बारे में वही शुरू का पार्ट, कब आपका इंडिपेंडेंस हुआ वाला पार्ट दिया, आपको कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फिर ज्योग्राफिकल एरिया छोटू सा है एकदम, ठीक है, बट बहुत रिच इन इरिगेशनल क्वालिटीज एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। अब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो था, जो चाइना ने, जो पाकिस्तान ने फॉलो किया, थोड़ा सा कभी भी देखा देखा फीलिंग आएगा आपको हल्का हल्का, ठीक है। सबसे पहला क्या लिखा हुआ देखो, ऐसा अपन भी यूज किया था क्या, है अपन यूज किया था मिक्स इकोनॉमिक्स, क्या बात कर रहे हैं। फिर नंबर 2 अपन भी वेरियस पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लैंड रिफॉर्म्स सब इंट्रोड्यूस करेंगे, ओहो। फिर नंबर 1, ओहो शिट, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ रोल। अच्छा पहले अपन पब्लिक सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे 1950s के टाइम में, हाँ, उसके बाद 1981 में क्या हुआ था, प्राइवेटाइजेशन किया था अपन ने, प्राइवेट प्लेयर को ज्यादा पावर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेम ही तो है, 1970s 1970s 70s। अरे वो बिफोर है, वो अर्ली करो उसको, इंपॉर्टेंस ऑफ रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर था ना, इन लेट 1970s उसको इन अर्ली करो, इन अर्ली, पहले वाला अर्ली होगा, उसको अर्ली करो, अर्ली पहले पब्लिक को लगा कि पब्लिक गवर्नमेंट को लगा हम हैंडल करेंगे, पर उसे हैंडल हो नहीं पाया। तो अभी क्या है, लेट 1970s में कौन किया, प्राइवेट। एलपीजी याद है ना अपना, सेम है क्या एकदम, बस अपने को एक चीज नहीं मिला, फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग लेट, ठीक है सर, बाकी सब कुछ सेम, बस एक चीज नहीं मिलता अपने को, क्या, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं, इट वाज अ डील, वो एक डील था सर, लोन दिया आपको, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल गया। रेमिटेंस फ्रॉम इमिग्रेंट्स टू मिडिल ईस्ट, हाँ, मिडिल ईस्ट कंट्री से पैसा आता है, गल्फ कंट्री से पैसा आता है उन लोग के पास में, अभी भी आते हैं, इजी बात है ताकि डेवलप हो। ठीक है सर, नेक्स्ट है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, आप लोगों से पूछता है, डेटा आप लोगों को दिया हुआ रहेगा, आप लोग कंपैरेटिव डेटा के हिसाब से लिख सकता है, कैसे होगा, कौन सा कंट्री कितना है, एनुअल डेंसिटी कितना है, पॉपुलेशन कितना है, कौन सा कंट्री नंबर 1 में, कौन सा नंबर 2 में है, लिख सकता है आप लोग। एक आंसर आप लोगों को मैं डिस्कस भी कर लेंगे ये वाला पार्ट को, ठीक है। आइए नेक्स्ट पेज में आइए, ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स। अब देश में कितना ह्यूमन डेवलपमेंट है देश में, ठीक है, उसको डिस्कस करने के लिए कुछ टर्म्स दिया हुआ, ठीक है। नंबर 1 क्या लिखा हुआ देखो तो, HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स। अब देखो बहुत सारे टर्म्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है, उसमें से कुछ ऐसे थोड़े बहुत टर्म्स होंगे जो आपको नहीं पता, तो बेस्ड ऑन व्हाट यू नो एंड व्हाट यू डोंट नो, आप उतना ही पार्ट को स्टार मार्क करो। जैसे HDI आपको शायद पता नहीं होगा, राइट, ठीक है, तो HDI वाला पार्ट में क्या लिखा हुआ आपको,
HDI is important indicator to study the human development. Higher the value of HDI, मतलब बेसिकली क्या है पता है? HDI का मतलब तो तुम्हारा देश में कंडीशन कैसा है, मतलब एज अ होल देश का ह्यूमन में डेवलपमेंट कितना है, तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, वो वाला पार्ट तुम्हारा इसमें डिस्कस करता है HDI वाला पार्ट में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी पता है क्या होता है? आप कितना जीने वाले हो, कितना जिएगा, वो वाला पार्ट है इसमें, ठीक है। देश इंडिया का 68 है क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या है आपका, कितना साल ऑफ स्कूलिंग जनरली इंडिया में करता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR 1 साल से पहले आपका पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन हमको देखा, ठीक है। फिर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, ये नहीं पता सकता इसलिए बता। मॉर्टल ये मैटरनल मोर्टेलिटी एग्जैक्टली बर्थ देते हो तो कितना मदर्स लोग का डेथ होता है, ये जैसे आप लोगों को नहीं पता था इसको मार्क कर लेना आप लोग। और पानी और वो सब तो हमेशा ही रहता है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है पूछता है ये क्या मतलब एनालिटिक होगा, एनालिटिक होगा मतलब वैल्यूज एनालिटिक तो पूछ सकता है, प्लस ये कुछ टर्म्स भी पूछ सकता है कि क्या होता है, एक मार्क के लिए, दो मार्क के लिए पूछ सकता है कभी कभी, ठीक है ना। यूएस, अच्छा सर, ओके ठीक है। हाँ डन, एक ये पैराग्राफ कर लेंगे खाली लास्ट, तो खत्म हो जाएगा आप लोग का टॉपिक, ही खत्म कर लेता है सर, ठीक है। अरे सर देखना पड़ेगा चाइना का रिफॉर्म पॉलिसीज कैसा था। पहले जो प्री रिफॉर्म पॉलिसी था वो किस तरीके से यूज किया उन्होंने, ठीक है, क्या क्या गलती था उसमें, और पोस्ट रिफॉर्म्स उन्होंने क्या पॉलिसी में चेंजेस लेके आया ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके। बेसिकली क्या है, आपको पता तीनों कंट्रीज में अगर नोटिस करें सबसे सारा डेवलपमेंट कौन किया है, चाइना ने किया। तो चाइना का रिफॉर्म्स क्या है, पॉलिसी रिफॉर्म्स क्या ऐसा यूज किया चाइना ने, क्या चाइना ने कुछ गलती किया था, वो अपने को पढ़ना, ये वाला पार्ट पूछता है। स्पेशली पोस्ट रिफॉर्म्स का पार्ट दिख रहा है आप लोग को, पोस्ट रिफॉर्म पार्ट वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। पोस्ट रिफॉर्म्स का पार्ट इज इंपॉर्टेंट, क्या चाइना ने पॉलिसी यूज किया ये अपने को जानने का है, ठीक है। देखो प्री रिफॉर्म्स क्या क्या है, देखो जैसे इंडिया को क्या तो दरकार था रिफॉर्म्स लेके आने का, इंडिया अभी भी इंडिपेंडेंट हुआ है, किसी और कंट्री ने रूल किया है उनको, तो इंडिया को रिफॉर्म्स लेके आया, तो उन्होंने पहले क्या है पब्लिक सेक्टर को फोकस करते हुए कुछ रिफॉर्म्स लेके आए। उसके बाद जब लगा कि नहीं वो इतना अच्छा नहीं कर रहा तो फिर नया पॉलिसीज लेके आया 1991 में। चाइना को एज सच को रिक्वायरमेंट नहीं था, बिकॉज एज सच को कोई कंट्री रूल किया नहीं था, ठीक है, बट उन्होंने वॉलंटरीली क्या किया, अपने हिसाब से पॉलिसी लेके आया। रिकॉर्ड हो गया ना, ठीक है। पहला प्री रिफॉर्म क्या लिखा हुआ देखो तो, there had been a massive extension of basic health services in the rural area। उनको लगा कि रूरल एरियाज में हेल्थ सर्विसेज को इंप्रूव करना जरूरी है, तो ये इस रिफॉर्म पॉलिसी में था। नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, थ्रू द कम्यून सिस्टम देयर वाज मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स। कम्यून सिस्टम मतलब कलेक्टिवली लोगों ने जब लैंड डेवलपमेंट किया और जब खेती वगैरह किया तो उनका क्या हुआ, फूड ग्रेन्स का डेवलपमेंट जो है काफी ज्यादा अच्छा हुआ। नंबर 3 क्या लिखा हुआ, डिस्पाइट एक्सटेंसिव लैंड रिफॉर्म्स, collectivization, the great leap forward and the other initiatives, the per capita growth grain output in 1978 was the same as it was in the mid 1950s। यानी कि इतने सारे पॉलिसीज अडॉप्ट किया, रूरल एरिया को डेवलप किया, कम्यून सिस्टम लेके आया, GLF लेके आया, पर उतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं हो पाया, उतना एक्सपेक्टेड जितना था उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया। इसलिए आया पोस्ट रिफॉर्म वाला पीरियड का, इसलिए मतलब ये वाला पार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या है कि बता रहे हैं कि भैया अप्लाई तो किया पर उतना अच्छा नहीं किया, बट जो व्हाट एक्चुअली चेंज्ड द गेम फॉर चाइना वाज द पोस्ट रिफॉर्म्स, ठीक है। पोस्ट रिफॉर्म्स में क्या क्या लिखा, देखो ईच रिफॉर्म क्या लिखा हुआ है, मेजर वाज फर्स्ट इंप्लीमेंटेड एट अ स्मॉलर लेवल एंड देन एक्सटेंडेड ऑन अ मैसिव स्केल। इसको बोलता है पायलट वर्जन। हर बिल्डिंग का एक्चुअली पायलट वर्जन बनता है, आपको छोटा सा बनता है देखने के लिए कि कैसा होगा, क्या एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन, उस हिसाब से लगता है कि हाँ ये सही है तो क्या होगा आपका, ठीक है। अब जैसे आपको पता स्मार्ट सिटी, तो ऐसा नहीं कि पूरा गुवाहाटी को टारगेट किया स्मार्ट सिटी, ऑब्वियसली रेडो से टारगेट की गुवाहाटी को स्मार्ट सिटी बनाएगा, बट गुवाहाटी के पर्टिकुलर एरिया को लिया, उसको डेवलप करने की कोशिश किया कि कैसा रिजल्ट आ रहा है, लगा कि हाँ ये अच्छा हो रहा है तो ये पूरा सिटीज को एक्सटेंड किया। देखो फंड्स बहुत एलोकेट होता है, इट्स जस्ट हाउ डू यू यूटिलाइज इट। अब इफ इट इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली तो यू डोंट सी एनी डेवलपमेंट एज अ हार्ड फैक्ट। तो इस तरीके से होता है पायलट वर्जन, छोटा लेवल पे किया, वेस्ट हो गया तो वेस्ट हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। जैसे वो टाटा ग्रुप ऑल्सो डज, मैंने केस स्टडी पढ़ा था टाटा ग्रुप का, वो क्या करता है बहुत सारा स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है, वो आपको पता होगा टाटा ग्रुप बहुत सारा स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है। और टाटा ग्रुप ही था या कौन सा कंपनी था, टाटा ग्रुप ही था शायद, हमको जितना याद है ना। वो लोग तो बोलता है कि भैया आप एक काम करो, आप छोटा सा अमाउंट लो, जितना हो सके कम दाम में आप बना के दिखाओ,
अगर वो फिजिबल है तो अपन उसको मास स्केल प्रोडक्शन करेंगे, और नहीं है तो फिर उसको नहीं है। जितना हो सके उसको पायलट वर्जन में बनाओ, जितना हो सके उसको कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से बनाओ ताकि बेटर हो। कोई बात नहीं, फेल प्रोजेक्ट भी चलेगा। अभी टाटा ग्रुप का एक इसका कोई याद नहीं आ रहा, बट इट वाज अ वेरी गुड केस स्टडी जो था, ठीक है। वॉरेन बफेट वाला पार्ट तो नहीं था, कौन सा एक पार्ट था कंपनी वाला, वो लोग का सिस्टम यही है टाटा कि भी था, एंजल इन्वेस्टर्स का था। नहीं वो लोग बोलता है फेल दे रिवॉर्ड इन एवरी फेल प्रोजेक्ट्स। आई डोंट नो इफ इट इज टाटा ग्रुप और नॉट, बट दे रिवॉर्ड इन द फेल प्रोजेक्ट्स। तुम्हारा प्रोजेक्ट अगर फेल हो गया कोई दिक्कत नहीं है, पर जितना फेलियर होना है अभी हो जाओ, छोटा लेवल पे फेलियर हो जाए, कोई दिक्कत का बात नहीं है। उससे क्या बचा कि हाँ क्या चीज नहीं करना है उसको समझ में आ गया, और छोटा लॉस में अपना काम हो गया। सोचो अगर बड़ा प्रोजेक्ट अगर लॉन्च कर लेता अपन और फेल हो जाता तो कितना बड़ा लॉस होता। तो वही चाइना ने किया, एक इकोनॉमिक पैशन को लेके आया, छोटा रूप में स्टार्ट किया, देखा कि सक्सेसफुल हो रहा है, उसको यूज किया। जैसे गुजरात मॉडल को अब क्या कर धीरे फॉलो किया, तो देखा कि गुजरात सक्सेसफुली एक अच्छा डेवलपमेंट किया, तो बाकी एरियाज को भी डेवलप करने की कोशिश लोग कर रहे हैं। नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, development of infra facilities in the areas of education, health and reforms, long existence of the decentralized planning and existence of small enterprise reforms, long existence क्या लिखा है of the small enterprise help positively in improving the social and economic indicators। सर इन जनरल आपने क्या किया, अपने पावर को थोड़ा कम किया, डिसेंट्रलाइज किया, प्राइवेटाइजेशन को फोकस किया, स्मॉल एंटरप्राइज के डेवलपमेंट को फोकस किया। उसके वजह से फायदा क्या हुआ कि लोगों ने कलेक्टिवली आके डेवलपमेंटल एक्टिविटीज किया। नंबर 3 क्या लिखा हुआ सर, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स ब्रॉट अ प्रॉस्पेरिटी टू द वास्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल। तो क्या किया, तो बेसिक चीजों को ठीक किया, बट क्या किया इस बार, क्या किया उन्होंने और प्लान तरीके से विद रेडी मूव्स उन्होंने सारे पॉलिसीज को अडॉप्ट किया। दे वर नॉट कि हम लोग ही करेंगे सब कुछ, दे लेफ्ट टू द पब्लिक आल्सो कि आप करो, बट हाँ गवर्नेंस और कंट्रोल किसके पास रखा अपना, हमेशा से गवर्नमेंट। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। अब सुनो 2-3 क्वेश्चंस है इसमें लास्ट में जो कि इंपॉर्टेंट है, तो अगर किसी का मार्क नहीं किया हुआ तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आप लोगों का। जैसे वन चाइल्ड पॉलिसी वाला जो पार्ट है वो कौन अडॉप्ट किया था, ठीक है चाइना ने अडॉप्ट किया। फिर आपको पता लिबर्टी इंडिकेटर बोल के एक वर्ड है, लिबर्टी इंडिकेटर। लिबर्टी इंडिकेटर क्या होता है पता आपको, कोई कंट्री में आपका राइट्स कितना फ्रीडम आपके पास में। जैसे फॉर एग्जांपल यूएस में देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रीडम, देखा ना आपने मास्क जब गवर्नमेंट ने बोला तो उन्होंने मास्क के अगेंस्ट भी वो किया, रिवॉल्ट किया, आपको पता होगा लिबरल्स जिसको पता, लिबरल्स जो है वहां के उन्होंने रिवॉल्ट किया, मतलब दे आर अ वेरी फ्री कंट्री। इंडिया में उतना भी फ्रीडम नहीं है, लिबर्टी इंडिकेटर में इंडिया में थोड़ा कम हो जाएगा अभी, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच ऑफ फ्रीडम, वी कैन गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट आल्सो। गवर्नमेंट वाला मास्क पहना तो अपन को पहनना पड़ रहा है, बट यूएस में जैसे सिस्टम कि आप बहुत लिबरल, आप फ्री है, यू आर अ फ्री नेशन, तो यू कैन चैलेंज, यू कैन ऑलवेज आस्क कि सर ऐसे क्यों कर रहे हो आप, उसके फायदा नुकसान है। उसको बोलते हैं लिबर्टी इंडिकेटर, कितना लिबरल है कोई कंट्री। ठीक है, चाइना ऑब्वियसली तो लिबर्टी इंडिकेटर में थोड़ा सा पीछे ही आता है, बिकॉज द गवर्नमेंट इज वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट दे डू, दे कीप एंड टू एंड कंट्रोल पर, कुछ आपको पता होना चाहिए चीज को। समझ में आया हमें। नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, स्लो ग्रोथ पाकिस्तान का क्यों है आपको पता ही है। ठीक है, एक तो गवर्नमेंट इतना अच्छे से उनको काम नहीं कर पाया, एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो कि इतना इरिगेटेड एरिया था, इतना अच्छा इरिगेशनल एरियाज को उन्होंने अपने तरफ से कैपिटलाइज नहीं कर पाया वो लोग। ठीक है, गवर्नमेंट का इमेज फंक्शनिंग था, आपका स्टेबिलिटी था गवर्नमेंट का वजह से, ये सब कुछ कुछ पॉइंट्स आपका है। ठीक है, समझ में, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से चाइना पाकिस्तान डेवलप नहीं हो पाया। तो ये वाला क्वेश्चन है ना, थर्ड वाला जो है आपका, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये तीनों क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो ये जो पूरा चैप्टर है 6 मार्क का, उसको अगर हम राउंड अबाउट करें तो चाइना का इकोनॉमिक पॉलिसीज इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान का इकोनॉमिक पॉलिसीज इंपॉर्टेंट, एनालिटिकल क्वेश्चंस टेबल बना के आपको एनालाइज करना वो, ये चाइना का रिफॉर्म पॉलिसी, स्पेशली पोस्ट रिफॉर्म पॉलिसी, ये 3 क्वेश्चन। इतना अगर आपने कर लिया, आई फील कि आप लोगों का इस वाला पार्ट से आना चाहिए एग्जाम में। ठीक है सर, कॉन्फिडेंस आ गया। ये 6 मार्क प्लीज जाने मत देना। हाँ, लास्ट खाली लास्ट से ये वाला चैप्टर 6 मार्क का आता है, तो ये प्लीज जाने मत देना।